गाइस, ब्रांच अकाउंट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनी सिलेबस। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी ब्रांच अकाउंट के कुछ एमसीक्यूज के बारे में, प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी बेस्ड। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय परमार एंड यू आर वाचिंग एन एजुकेटर। लेट्स स्टार्ट द क्लास। The books of branch furniture is amount 75,000, but its account is maintained by head office. The account is maintained by whom? Head office. If 10% depreciation to be calculated as per written down value method, then what amount will be recorded in the branch account? देखिए, ब्रांच अकाउंट में हमेशा क्लोजिंग बैलेंस ही रिकॉर्ड होती है। सो क्लोजिंग बैलेंस हमें कैसे मिलेगी? आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल दिया हुआ है सब कुछ, दैट इज योर अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 75,000 लेस, सीधा 10% माइनस कर दो उसमें से डेप्रिसिएशन, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं दिए, WDV दिए, सो हम सीधा माइनस करेंगे। सो क्लोजिंग बैलेंस विल बी 67,500. So correct answer is 67,500. So moving to next question. Again ये वापिस एक practical question है and it is quite complicated, so please pay attention. Okay, next question is the balance of an asset accounting on 1st of April 2020 was rupees 95,000. ये आपको opening balance दी हुई है, which was sent to the branch on 1/10/2019. यानी कि 1 अक्टूबर को ये भेजा गया था और हमें बैलेंस दिए 1 अप्रैल 2020 की। ऑन 31 मार्च 2021 यानी कि क्लोजिंग डेट दी आपको, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन दिस असेट एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ऑन 31 मार्च 2021 द WDV ऑफ दिस असेट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच वुड बी, क्या होगी इसकी क्लोजिंग बैलेंस? आपको क्लियरली बोला है कि 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग बैलेंस आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आपको डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन वो भी कौन सी मेथड पे? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड होती है, सो जो कॉस्ट प्राइस होती है उस पर पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम जितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन माइनस होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, वो सेम अमाउंट हर साल हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। सो मैं एक बार सारी डेट्स को अरेंज करूँगा असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि मुझे पता चले कैसे सम स्टार्ट होगा, राइट। सो फर्स्ट डेट यहाँ पे है 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर 19, 1/10/19। यहाँ पे मेरे पास होगी कौन ही चाहिए कॉस्ट प्राइस। उसके बाद मेरी नेक्स्ट डेट दी हुई है मुझे 1 अप्रैल 20। यहाँ पे मेरे पास है ओपनिंग, दैट इज 95,000, द अमाउंट इज ऑलरेडी देयर 95,000। एंड लास्ट मेरे पास होगी क्लोजिंग बैलेंस जो मुझे फाइंड करनी है फॉर 31 मार्च 2021 के लिए। तो हियर इज द क्लोजिंग। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर दिया हुआ है, राइट। सो मुझे इसी फिगर को लेके आगे कुछ स्टार्ट करना है। अब मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी होगी। अब वो तो मेरे पास है नहीं, सो आई विल डू एजम्पशन। सपोज माई कॉस्ट प्राइस इज 100, माई कॉस्ट प्राइस 100। सो अब मुझे ये जो ओपनिंग बैलेंस है 1/4/20, तो दिस वॉज लास्ट ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस। अब लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस कब मिली होगी? जब इस 100 में से उन्होंने डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा। अब डेप्रिसिएशन कितना माइनस करना है? ये जो टाइम ड्यूरेशन है इन दो डेट्स का, उस बीच का, सो इट इज़ 6 मंथ। सो 6 महीने का डेप्रिसिएशन में 100 में से माइनस करूँगा एट 10%। चलिए, सो देखते हैं 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होता है। ये रहा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, 100 मल्टीप्लाई बाई 10%, सो 10/100, और कितने महीने? 6 मंथ, सो 6/12, so it will be 5. So on 1st of April 2020 को मेरे पास बैलेंस कितनी होगी? अगर रेशियो में बात करूँ तो 95, राइट। सो ये बेसिक था थोड़ा। चलिए अब हम सीधा कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट प्राइस की। सो कॉस्ट प्राइस will be, you can see on 95 the amount is
95,000. So I wanted cost price. How much for 100? So simple calculation, 95,000 into 100 divided by 95. So I will get 1 lakh as my cost price. So here is my cost price, rupees 1 lakh. Now next thing I have to find out, the depreciation amount per annum. So it is again very simple. जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेथड है मेरी स्ट्रेट लाइन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%. सो depreciation will be 1 lakh into 10%. So annual depreciation जो हमें माइनस करना होगा एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, दैट विल बी रुपीज 10,000 पर एनम. एंड लास्टली मुझे फाइंड करनी है मेरी क्लोजिंग बैलेंस. सो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है. क्लोजिंग बैलेंस, the amount date will be 31st of March 21. So it will be 95,000 opening balance less amount of depreciation, that is 10,000, so my final closing balance will be 85,000. This is my closing balance. So here is my answer, 85,000. Right, here is the correct answer. चलिए, moving to next question. Okay, head office sent rupees 6,000 as petty cash to its branch during the year. Opening and closing balance of petty cash was 1,700 and 1,200 respectively. With the branch, then petty cash expense of the branch during the year will be. तो यहाँ पे क्लियरली पूछा है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद आपको अंत में ये क्वेश्चन पूछा है कि पैटी कैश एक्सपेंस कितना हुआ है ब्रांच का ड्यूरिंग द ईयर. अब जब पैटी कैश एक्सपेंस का सम आए, सो मोस्टली ये बेस होता है पैटी कैश अकाउंट पे. पैटी कैश अकाउंट बहुत सिंपल अकाउंट है. चलिए एक बार वो देख लेते हैं पैटी कैश अकाउंट. So on debit side and on credit side, right? On debit side यहाँ पे होता है opening balance. So obviously credit side पे होगा closing balance. So ये रहा opening as well as closing. Now जब भी हम petty cash is your asset, जब भी हम कोई asset increase होती है हमारी, so it will be always debited. अब asset increase कब होगी, petty cash increase कब होगा, जब head office पैसा भेजेगी. So on debit side आएगा यहाँ पे petty cash receive from head office. जब भी हेड ऑफिस पैटी कैश भेजेगी तो वो होगा डेबिट, और जब भी हमारा एक्सपेंस होगा तो वो होगा हमेशा क्रेडिट. सो इट विल बी, यहाँ पे होगा क्रेडिट साइड पे पैटी एक्सपेंसेस. सो इतना ही आपका पैटी कैश अकाउंट. इसमें से आपको 3 चीज़ें हर बार दी होगी और एक ना एक कोई चीज़ मिसिंग दी होगी. अगर हम हमारे इसी सम की बात करें, सो यहाँ पे सबसे पहले दिए हेड ऑफिस सेंड 6,000 एज पैटी कैश, देन उसके बाद दिए ओपनिंग बैलेंस 1700 और क्लोजिंग बैलेंस 1800. अब इसकी एक सिंपल ट्रिक है, हर बार आपको पैटी कैश अकाउंट बनाना नहीं है. आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी बैलेंस डेबिट साइड की है और कौन सी बैलेंस क्रेडिट साइड की है. राइट, जो भी 2 बैलेंस आपको एक साइड की दिखे उसको प्लस करना है, और जो भी अपोजिट साइड की एक बैलेंस दिखे उसको माइनस करना है. सो अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास डेबिट साइड की 2 बैलेंस है, आप देख सकते हो. पहली है हेड ऑफिस सेंट 6,000 एज पैटी कैश टू इट्स ब्रांच, सो इट इज पैटी कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एक, और दूसरा है ओपनिंग बैलेंस. तो ये 2 बैलेंस डेबिट साइड की है जिसको मैं करूंगा प्लस, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको मैं करूंगा माइनस. सो आई विल गेट माई petty cash expense during the year. So very simple, 6,000 plus opening balance, that is 1,700. This is opening balance, and less इसमें से मैं करूँगा closing balance 1,200. So I will get the answer. What will be the answer? It will be 6,500. So the correct answer is 6,500.
चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. This is a theory question. For finding out the amount of sundry expense paid by branch, following account should be prepared. So sundry expense आपको फाइंड करना हो तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होता है petty cash account. So correct answer is petty cash. Moving to next question. The opening balance of debtor is 8,000. Closing balance is 40,000. Cash received from the debtor 1,700. Bad debt 500. Then what will be the amount of credit sale? ना ये क्वेश्चन जो पूछा है ब्रांच अकाउंट के डेटर्स के लिए पूछा है, डेटर्स अकाउंट के रिलेटेड पूछा है. सो अगेन सेम एज पैटी कैश, जो भी एक साइड की ज़्यादा चीज़ें उसको आपको प्लस करना है और दूसरी साइड की कम चीज़ें उनको माइनस करना है. तो यहाँ पे हम सिंपल टर्म्स में बात करें. सो यहाँ पे देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच डेटर इट विल बी ऑन डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स विल बी ऑन अगेन क्रेडिट साइड. Next question is, if the opening balance of debtor is 8,000, closing balance is 40,000, cash received from the debtor is 17,500, bad debt 500, then what will be the amount of credit sale? So again यहाँ पे आपको जो भी एक साइड की ज़्यादा चीज़ें उनको प्लस करना है और कम है उनको माइनस करना है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डेटर्स अकाउंट ऑफ ब्रांच. चलिए सो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस. सो ओपनिंग बैलेंस इज ऑन डेबिट साइड. यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग बैलेंस, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड बैड डेट 500. ये सारी चीज़ें क्रेडिट साइड की है. सो इसको हम सबसे पहले ऐड ऑन करेंगे. चलिए फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस, that is 40,000 plus cash received from debtors, so that are 17,500. Bad debts will be 500. now इसमें से हम माइनस करेंगे ओपनिंग बैलेंस. सो लेस ओपनिंग बैलेंस करो माइनस इसमें से 8,000. so answer will be 50,000. This 50,000 is your credit sale. For this you have to refer your branch debtors account. So correct answer is 50,000. चलिए moving to next question. Bilimora branch has sent rupees 10,000 to its head office in Surat on 29th of March 2006, which was received by head office on 3rd of April 2006. The accounting year ends on 31st March. This item will be recorded in the books of head office. Now, अभी आपको देखना है यहाँ पे ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ पे है. सो इफ़ यू सी, ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ब्रांच टू हेड ऑफिस है. ब्रांच से ऑरिजिन हो रहा है और टू जा रहा है हेड ऑफिस. और दूसरा ट्रांजेक्शन होता है हेड ऑफिस टू ब्रांच. अब जब कोई ट्रांजेक्शन ब्रांच टू हेड ऑफिस हो, राइट, बेसिकली ये ट्रांजेक्शन को बोला जाता है इन ट्रांजिट ट्रांजेक्शंस. इन ट्रांजिट यानी कि गुड्स क्लोजिंग डेट तक पहुंचा नहीं है आपके पास. सो ये अभी तक इन ट्रांजिट की एंट्री होती है इसमें. अब जब पहली कंडीशन हो कि ब्रांच टू हेड ऑफिस जा रहा हूँ, सो हेड ऑफिस की बुक में कोई एंट्री नहीं होती है, नो एंट्री. और सेम वे जब हेड ऑफिस टू ब्रांच जा रहा हूँ तो ट्रांजिट की ब्रांच की बुक में कोई एंट्री नहीं होती है. सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये ट्रांजेक्शन हमारा जो है वो है ब्रांच टू एचओ, राइट, और मुझे एंट्री किस में पूछी है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. सो माय करेक्ट आंसर विल बी दैट देयर विल बी नो एंट्री in the books of head office. So the correct answer is there will be no entry in the books of head office. Chaliye, moving to next question. The next question is opening balance of debtors account is 70,000, credit sale 5,37,000, closing balance of debtor account is 95,000. What will be the amount of cash collection from debtors? So यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो. डेबिट साइड की आपको दो बैलेंस दिए, क्रेडिट साइड की एक बैलेंस दी है. सो डेबिट साइड की दोनों प्लस हो गए, क्रेडिट साइड की दोनों बैलेंसेस माइनस हो गई. सो लेट्स स्टार्ट. ओपनिंग बैलेंस 70,000,
प्लस क्रेडिट सेल 5,37,000 एंड उसमें से लेस हम करेंगे, डिडक्शन करेंगे 95,000 क्लोजिंग बैलेंस को. सो यू विल गेट द आंसर एंड योर आंसर विल बी 5,12,000. So this is the amount of cash collected during the year, that is 5,12,000. Moving to next question. Head office sent goods to its branch at invoice price. Invoice price is 50% plus on original price. How many percentage of profit will be on invoice price? चलिए, सो आपको क्लियरली बोला है कि अगर इनवॉइस प्राइस आपकी बनाई गई है किस तरह से, ओरिजिनल प्राइस पे 50% प्लस करने के बाद, सो वो सेम अमाउंट इनवॉइस प्राइस का कितना परसेंटेज होगा, राइट. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको, बट इट इज़ टू इजी क्वेश्चन. चलिए, ओरिजिनल प्राइस यानी हम अज्यूम मानते हैं कॉस्ट प्राइस, उसको भी ओरिजिनल प्राइस कहा जाता है. चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दिखा देता हूँ. सपोज कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंटेज है, वो सेम अमाउंट इनवॉइस प्राइस पे कितना परसेंटेज होगी, वो अगर मुझे देखना है, सो उसका एक सिंपल टेबल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. दैट अगर कोई भी चीज़ कॉस्ट प्राइस पे 100% प्रॉफिट है, तो वो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस पे होगा 50%. अगर कोई भी चीज़ कॉस्ट प्राइस पे 50% प्रॉफिट है, तो वो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा इनवॉइस प्राइस पे 33.13%. अगर कोई भी अमाउंट कॉस्ट प्राइस पे 33.13% है, तो वो सेम अमाउंट इनवॉइस प्राइस पे होगा 25%. सेम अगर कोई भी अमाउंट कॉस्ट पे 25% है, तो वो इनवॉइस प्राइस पे होगा 20%. और अगर कोई भी अमाउंट कॉस्ट प्राइस पे 20% है, तो इनवॉइस प्राइस पे होगा 16.667%. राइट. तो यहाँ पे मुझे क्या बोला है, 50% प्लस ऑन ओरिजिनल प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर 50% है, तो वो सेम अमाउंट इनवॉइस प्राइस पे कितना होगा. तो उसके सामने में देखो, सो इट विल बी अ 33.13%. सो द करेक्ट आंसर इज 33.13%. Moving to next question. It is a theory based question. In which account the balancing figure of goods sent to branch account is recorded? So correct answer is trading account, credit side. Moving to next question. Opening stock of branch is 50,000. Cost of goods sold is rupees 2,50,000. Closing stock is 75,000. Find out the amount of goods received from head office. This is your branch trading account. The question उसके ऊपर बेस है. So if you see opening stock, it will be debited in trading account. Goods sold, it will be credited in your trading account, and closing stock will be credited in your trading account. So यहाँ पे मेरे पास credit side की दो चीज़ें अवेलेबल है. So goods sold plus closing stock. Let's see, 2,50,000 plus 75,000. और उसमें से मुझे माइनस करना है ओपनिंग 50,000. सो माई फाइनल आंसर विल बी 2,75,000. सो द करेक्ट आंसर इज 2,75,000. नेक्स्ट क्वेश्चन इज goods sent by head office but not received by branch before the end of the year is called. कि हेड ऑफिस ने गुड्स भेज तो दिया लेकिन ब्रांच को मिला नहीं, तो उसको क्या कहा जाएगा. अगर गुड्स भेजा है, देखो यहाँ पे गुड्स भेजा, सो इट विल बी गुड्स इन ट्रांजिट. लेकिन अगर कैश भेजा होता तो कैश इन ट्रांजिट. सो हियर द करेक्ट आंसर इज गुड्स इन ट्रांजिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which account is to be prepared to ascertain sales on credit? यानी क्रेडिट सेल्स आपको अगर अज्यूम करना है, फाइंड करना है, तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना होगा. सो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट, और इसको दूसरी वर्ड है ब्रांच डेटर्स अकाउंट. चलिए नेक्स्ट. So here the next question is opening balance of furniture is 16,000 on 1st of July 2020. Head office sends
additional furniture of 13,000. Calculate the closing balance of furniture for the year ending on 31st March 2021 if rate of depreciation is 8% on straight line method. यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। आपके पास दो अलग अलग तरीके फर्नीचर दिए हुए हैं, एक हमारे पास ओपनिंग से था, शुरुआत से ही था, और दूसरा ड्यूरिंग द ईयर आया है। चलिए सबसे पहले ओपनिंग की बात करते हैं, ओपनिंग वाला जो फर्नीचर है उसकी बात करते हैं। सो ओपनिंग में मेरे पास था 16,000 रुपीज़ का फर्नीचर, उसमें से मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा बिकॉज इफ आई वांट टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस आई हैव टू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन। सो 16,000 into 8%, so the amount will be 1,280. 1280. So closing balance for opening furniture will be 14,720. Right. So next during the year मुझे जो फर्नीचर मिला है, एडिशनल फर्नीचर, उसकी बात करते हैं। अब वो मुझे मिला था ड्यूरिंग द ईयर, मुझे मिला था वो ऑन 1st जुलाई 20 को। राइट। अब अगेन द अमाउंट इज 13,000, इसमें से भी सेम मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे डेप्रिसिएशन में मंथ्स काउंट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुझे ड्यूरिंग द ईयर मिला था, ना ही मेरे पास शुरुआत से था। राइट। सो जब भी मैं इस एडिशनल फर्नीचर का डेप्रिसिएशन काउंट करूंगा तो मुझे उतने ही महीनों का काउंट करना है जितना मैंने उसको यूज़ किया है। सो अगर मैं जुलाई से मंथ काउंट करूँ, मेरा ईयर क्लोज हो रहा है 31st मार्च और मुझे काउंट करना है 1st जुलाई से, सो इट विल बी ऑफ 9 मंथ्स। सो जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो मुझे यहाँ पे मंथ्स भी ध्यान में लेने हैं। सो कैलकुलेशन विल बी लाइक 13,000 into 8/100 into 9/12. So my amount for depreciation will be 780. माइनस करते इसमें से अमाउंट विल बी 12,220. चलिए नाउ आपको क्वेश्चन ये पूछा था, यू हैव टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस। सो आपके पास ओपनिंग वाले फर्नीचर की क्लोजिंग बैलेंस आ चुकी है और एडिशनल फर्नीचर की भी क्लोजिंग बैलेंस आ चुकी है। सो इट विल बी 14,720 प्लस 12,220. सो टोटल विल बी 26,940. दिस इज योर total closing balance and here is the correct answer, option A. Moving to next question. So here is the next question. This is regarding outstanding expenses and prepaid expenses, but this question is for outstanding expense. इसमें हम दोनों ही चीजें समझेंगे, outstanding और prepaid का क्या करना है। Rent paid ₹10,000. Outstanding rent for previous year is 2,000 and outstanding rent for current year is 3,000. Calculate rent for current year. देखो यहाँ पे रेंट पेड इस साल में कितना हुआ है 10,000, लेकिन उसके साथ आपको दो और इन्फॉर्मेशन दी है कि पिछले साल का कितना बाकी था 2,000 और इस साल का कितना बाकी है 3,000। तो अल्टीमेटली सबसे पहले जब हम साल में कोई रेंट पे करेंगे तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का पहले ख़त्म करेंगे और उसके बाद नए साल का हम पे करेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर का होगा वो होगा माइनस और करंट ईयर का होगा प्लस, वो मुझे ऐड करना है। बट स्टिल अगर आपको ये समझना है तो उसके लिए एक टेबल है, लेट मी शो यू दैट। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीपेड एक्सपेंस और अनपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो प्रीवियस ईयर है उसको बोला जाता है ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर वाले को बोला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। सो अगर हमारे पास इस सम की बात करें तो मेरे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो मेरे पास टोटल रेंट पेड है इस साल 10,000। अब उसमें प्रीवियस ईयर यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो होगी माइनस, सो लेस 2,000 एंड जो करंट ईयर है, करंट की आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो होगी प्लस, सो प्लस 3,000. So total will be 11,000. So here the correct answer is 11,000. Moving to next question. Simba Company Limited closes their accounting period on 31st March 2011.
insurance paid in a year was 9,600 up to 30th June 2021. Calculate the amount of prepaid insurance. So if you see, मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 21 को, लेकिन जो इंश्योरेंस पे किया गया है वो है 30th जून 21 तक का. सो कितने महीनों का एडवांस पे किया गया है? दैट इज 3 मंथ. सो 3 महीनों का एडिशनल पे किया गया है, सो वो मुझे फाइंड करना है. दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड. अब जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो हमेशा 1 साल का ही पे किया जाता है. सो अगर मुझे फाइंड करना है कि 3 महीनों का प्रीपेड कितना है, तो सिंपल 9,600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय टोटल मंथ्स 12. So you will get your answer 2,400. This is the prepaid. So correct option is 2,400. That's it.